तो मतलब एक को यदि हम अच्छे से पढ़ लें, इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ की मैंने ना, हमने मान लिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है। बाकी f डैश x जीरो जरूरी नहीं है कि एक यहाँ पे कांस्टेंट बने तभी हो, और भी हो सकता है जैसे जीरो से पास कर fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देख लो, तो नाम से ही पता लग रहा है 1 1, मतलब एक इनपुट एक आउटपुट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो इनपुट के एक ही आउटपुट मिल रहा हो। फंक्शन में ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे कि दो मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ये ले लिया, एक एग्जांपल इस तरह से ले लिया, ए बी सी डी 1 2 3 4। एक तो ये है, एक एग्जांपल लिया हमने इस तरह का। होना तो फंक्शन ही चाहिए पहली बात तो उस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। इधर से सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है और यूनिकली कनेक्टेड है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, दो इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट नहीं है। तो वन इज कनेक्टेड टू ओनली वन, वन वन वन। यहाँ पे क्या है, मैनी है वो वन के साथ कनेक्टेड है। इस वन की बात नहीं कर रहा, एक वन का मतलब यहाँ पे एक होगा। तो इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो वो मैनी वन की कंडीशन बनेगी। इधर का हर एलिमेंट उधर के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो वन वन की सिचुएशन बनेगी। वेन डायग्राम से तो हम वन वन और मैनी वन को इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, एक इनपुट का एक, दो इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट नहीं होना चाहिए। मैनी इज नॉट कनेक्टेड, मैनी शुड नॉट बी कनेक्टेड टू वन। तो ये कंडीशन किसकी होगी, वन वन की होगी। पहली बात तो वेन डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। बट क्या हम हर सवाल में वेन डायग्राम बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। हर में वेन डायग्राम नहीं बना सकते। तो एक चीज तो कंफर्म यहाँ से ये होगी कि या तो वो वन वन होगा या मैनी वन होगा। तो मतलब एक को यदि हम अच्छे से पढ़ लें तो दूसरा अपने आप ही पढ़ लेंगे। यदि हम वन वन को आइडेंटिफाई करने के सारे टाइप पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब मैनी वन वैसे ही पता लग जाएगा। वन वन है या नहीं ये कंफर्म बोल सकते हैं, वन वन हुआ तो मैनी वन नहीं होगा, वन वन नहीं हुआ तो वो क्या होगा, मैनी वन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो पहला तरीका तो ये हो गया, यदि आपको कोई भी फंक्शन यदि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दे रखा हो तो उसका वेन डायग्राम बना के अपन बता सकते हैं कि वो वन वन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है वो वही लिखी हुई है, तो इनको आप रीड कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मेथड्स टू आइडेंटिफाई वन वन फंक्शन, है ना। वन वन और नॉट, वन वन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो पहला तरीका तो हमने देख ही लिया, वेन डायग्राम, है ना। वो कब बना सकते हैं, जब हमें दे रखा हो क्या, रोस्टर फॉर्म दे रखी हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ग्राफ, ग्राफिकल मेथड। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या होगा ये मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से भी देख सकते हैं ना। ये कुछ मेथड्स है जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि गिवन फंक्शन वन वन है या नहीं है। वेन डायग्राम पढ़ लिया, अब समझते हैं ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड में जैसे कि मान लो मैं कुछ ग्राफ्स बना रहा हूँ आपके सामने, वो फंक्शंस तो होने चाहिए ना। तो फंक्शंस में हमने कौन सी लाइन का टेस्ट पढ़ा था, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन तो एक ही जगह उसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो एक ग्राफ ये बना दिया मैंने ना, और एक ग्राफ मैंने इस तरह से बना दिया। दो ग्राफ दिख रहे हैं, दोनों में ही वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो मतलब फंक्शन तो होगा ही होगा। इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ की मैंने ना, और इसमें इधर यहाँ पे की। तो देखो क्या बता रहा है, ये है x की वैल्यूज x1 x2 और x3।
इसके करस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू मिल रही है? एक ही वैल्यू मिल रही है। तो इसको वेन डायग्राम से समझे तो x1, x2, x3 तीन इनपुट का एक ही आउटपुट है। तो कौन सा फंक्शन हो गया? मैनी वन हो गया। एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या है? एक ही आउटपुट है। तो क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड में कौन सा टेस्ट करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे मैक्सिमम, तब तो वो 1 1 होगा। एक से ज्यादा पर करे तो मैनी वन हो जाएगा। तो जिसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं उसका ग्राफ बना के चेक कर लेंगे। ठीक। उसके बाद थर्ड है, यदि हम ग्राफ नहीं बना पा रहे और हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे कि आपको ऐसे दे दिया। थर्ड में एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एफ एक्स दे दिया आपने पास x अपॉन 1 प्लस एक्स दे दिया। ठीक है, तो क्या इसका ग्राफ बना सकते हो आप? बना सकते हैं, बट इतना जल्दी नहीं बना सकते जितना जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, इस तरह के इसके बराबर नहीं बना सकते। तो थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से समझना। हमने मान लिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है। x1 और x2 इनपुट में डालेंगे तो fx1 और fx2 क्या हो गए? एक तरह से y और y1 और y2 हो गए। x1 की करस्पॉन्डिंग आउटपुट है fx1, जिसको हम y1 भी बोल सकते हैं। x2 इनपुट में डाला fx के अंदर तो f ऑफ x2 मिला, जो बोल दिया कि y2 है। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि दो आउटपुट यदि हम बराबर ले रहे हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग इनपुट भी बराबर होने चाहिए। दो आउटपुट बराबर हो रहे हैं, जैसे मान लो ये y1 और y2 इधर लिखे मैंने, इधर x1 और x2 लिखे। मैं y1 और y2 को बराबर कर दूं, जैसे इसकी वैल्यू भी 1 ले ली, इसकी वैल्यू भी 1 ले ली। अब ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड था पहले। तो जब डिफरेंट थे तब तक तो दोनों अलग अलग कनेक्टेड थे, बट मैंने बोला कि y1 और y2 बराबर है, ये मैंने खुद से माना। तो हमें चाहिए क्या फिर? x1 और x2 भी बराबर चाहिए। y1 और y2 को बराबर लिया तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि x1 x2 और इधर क्या हो गया? 1। तो ये कौन सी सिचुएशन करेक्ट होगी क्रिएट? मैनी वन की, है ना। और इसमें फिर यहां मैंने लिया y1 इक्वल टू y2, जो जिसको हम बोल सकते हैं fx1 इक्वल टू fx2। और इसमें मैंने बोल दिया कि x1 और x2 भी बराबर है। x1 और x2 की वैल्यू ले ली कि मान लो a है, तो ये क्या बन गया? तो कौन सी सिचुएशन बन गई? 1 1 की। तो ये कहना चाह रहा है कि एक सिचुएशन हम खुद से मान लेंगे। हमने मान लिया कि fx1 fx2 के बराबर है, तो x1 x2 के बराबर आ जाए तो क्या होगा? 1 1 होगा। तो 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज मैनी वन होगा। x1 x2 के बराबर नहीं आया तो मैनी वन हो जाएगा। क्या हुआ? किसके नीचे? ये दोनों ही सिचुएशन है। अब क्या है कि fx1 और fx2 इक्वल नहीं है, तो x1 और x2 भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ये भी कंडीशन 1 1 की है। हम अपनी मर्जी से दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं इनिशियल कंडीशन को। ये 1 1 के लिए लिखा है। आप इनको बराबर ले लो या बराबर ना लो। बराबर ना लो तो ये भी बराबर नहीं होने चाहिए, बराबर लो तो x1 x2 भी बराबर आने चाहिए। समझ में आ गई ये सिचुएशन क्या है? तो अब यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करें तो f ऑफ x1 का मतलब क्या हुआ? x की जगह x1 डाल दिया और f ऑफ x2 की जगह ये हो गया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस इज इक्वल टू x1 x2। इससे ये कट गया, क्या आ गया? x1 बराबर x2 आ गया। x1 x2 के बराबर आ गया, मतलब क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। अब x1 x2 के बराबर तो आ गया, बट आप सोचोगे कि x1 x2 के बराबर कैसे नहीं आएगा? जैसे यहाँ तो आ गया, आएगा कैसे नहीं? वो ऐसे नहीं आएगा कि x1 की एक से ज्यादा वैल्यू होगी।
जैसे x1 की यहाँ x2 वैल्यू थी, कभी कभी सोल्व करने पे मान लो कि सिचुएशन इस तरह से क्रिएट हो जाए ना, ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इधर x1 का स्क्वायर हो गया और इधर x2 हो गया, तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस x2। तो x1 x2 के तो बराबर है बट माइनस x2 के भी बराबर आ गया, वो वाली सिचुएशन होगी कि x1 ओनली x2 के बराबर नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल टू की तो यहाँ इक्वल लगा है तो नॉट इक्वल तो होगा नहीं ना, बट सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाएगी कि x1 x2 के भी बराबर है और x1 माइनस x2 के भी बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो मैनिवन हो जाएगा, मतलब यहाँ x1 की एक ही वैल्यू आ रही है, वो x2 है। x1 की एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए तो वो मैनिवन की सिचुएशन हो जाए। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो, दोनों तो लेने नहीं, ये रखो एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के बराबर ले लिया और वहां से इसको सोल्व कर दो। ऐसे सवाल जेई में आए हुए हैं जो आप ग्राफ बना नहीं पा रहे तो इस सिचुएशन का, इस मेथड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यदि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के अंदर इंक्रीजिंग है, पूरे के पूरे डोमेन के अंदर इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग होने का मतलब वो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा, है ना, है ना, ओनली इंक्रीजिंग होना चाहिए, है ना, इस तरह से बड़ा। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, इस तरह से डिक्रीज करते हुए जाए, तो या तो वो इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो। तो इंक्रीजिंग होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को हमेशा ही क्या करेगा, पास करेगा, है ना, इंक्रीजिंग होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा ही पास करेगा वो। ठीक है, समझ गए। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली एक सिचुएशन ले ले कि इस तरह से है, यहाँ पे बीच में एक वैल्यू कांस्टेंट आ गई, ऐसे हो गया, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, किसी एक इंटरवल में एफ डेस एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। इंटरवल में एफ डेस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पे एफ डेस एक्स जीरो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, x1 और x2, इस पूरे के पूरे इंटरवल में क्या है, एफ डेस एक्स जीरो है। तो यहाँ एफ डेस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जब हो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो किसी एक एक पॉइंट पे है या एक से ज्यादा पॉइंट पे है लगातार। समझ रहे हो, जैसे इसमें क्या सिचुएशन है, एफ डेस एक्स ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, जीरो हो ही नहीं रहा है। ठीक, अच्छा जीरो यहाँ पे हो रहा है ना, ये ओरिजिन से पास करा इसीलिए जीरो हो सकता है। दोनों सिचुएशन हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसमें क्या है, एफ डेस एक्स लेस देन जीरो। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन जीरो तब कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखवा भी देता हूं, कि जो एफ डेस एक्स है वो जो जीरो आए, चाहे ग्रेटर देन के साथ जीरो आए या लेस देन के साथ आए, वो ओनली सम पॉइंट्स पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ओनली सम पॉइंट्स पे हो तो वन वन हो जाएगा, और वो किसी इंटरवल में हो तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल में आते ही दिक्कत हो जाएगी। एक पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट पे और फिर आगे किसी पॉइंट पे और फिर आगे किसी पॉइंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरवल में आते ही क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते वो क्या करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, है ना। जैसे इस सिचुएशन में मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो वो मैनी वन बना देगी। बाकी एफ डेस एक्स जीरो जरूरी नहीं है कि एक यहाँ पे कांस्टेंट बने तभी हो, और भी हो सकता है, जैसे जीरो से पास कर रहा है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देख लो आप, एफ डेस एक्स करोगे तो कितना आएगा, 3x²। 3x² की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, बट जीरो किस पे हो रहा है, ओनली x इक्वल टू जीरो पे हो रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग होगा। और इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, वन वन होगा। और यदि इंक्रीजिंग के साथ साथ किसी एक इंटरवल में कांस्टेंट आ जाए तो फिर वो मैनी वन हो जाएगा। तो एफ डेस एक्स निकाल के, मतलब जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, ये लास्ट तरीका होगा। यदि आप पहला मेथड, दूसरा, तीसरा मेथड नहीं लगा पा रहे तो लास्ट तरीका ये होगा चेक करने का कि उसको डिफरेंशिएट करके देखो कि क्या वो एंटायर डोमेन के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव बन रहा है या नहीं बन रहा। ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव की कंडीशन होनी चाहिए। कुछ पार्ट में पॉजिटिव कुछ में नेगेटिव बन गया तो फिर तो उसका कोई सेंस नहीं होगा, फिर तो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड से आइडेंटिफाई करने के कि गिवन एफ एक्स वन वन है या मैनी वन। वन वन हो गया तो मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन हो गया तो वन वन नहीं होगा, दोनों में से एक चीज होगी। तो वन वन के सारे टाइप पढ़ लिए तो मैनी वन वैसे ही बता सकते हो ना। ठीक है, कुछ सवाल सोल्व कर लिए जाए इसके ऊपर,
इसमें दे रखे हैं क्या? ये सिचुएशन तो अपन ने पढ़ ली ना। चलो फटाफट से साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं ना। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर का मतलब डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। साइन एक्स 1 1 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगी। साइन एक्स की ग्राफ तो ऐसे बनता है। टेन एक्स नहीं होगा। टेन एक्स के ग्राफ भी बहुत सारे बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। एक्स स्क्वायर भी नहीं होगा 1 1, है ना। तो इसका नाम ही लिख देते हैं कि क्या होंगे। ये क्या होगा? मैनी वन। ये मैनी वन। ये मैनी वन। एक्स प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो 1 1 हो गया। log x विद बेस 5 इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, 1 1 हो गया। a रेज टू पावर x इंक्रीजिंग बनेगा, 1 1 हो गया। साइन x प्लस कोस x मैनी वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ डेस एक्स निकालोगे तो वो कभी जीरो होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। मतलब एफ डेस एक्स जीरो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मैनी वन होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो आप तो क्या आएगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये वैल्यू जीरो भी होगी, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, है ना। तीनों चीज हो सकती है। तो इसका मतलब कभी इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा, कभी इसी। तो ये हो जाएगा मैनी वन। ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के तो ग्राफ पैराबोला बनते हैं और पैराबोला हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास नहीं करेगा। ये तो बहुत बेसिक बेसिक से सवाल हो गए, कुछ अच्छे सवाल भी होंगे। ठीक है, अगला करो। चलो इसका इंजेक्टिव नाम नहीं बताया ना मैंने। इसका दूसरा नाम जो होता है 1 1 का क्या होता है? इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है। 1 1 का दूसरा नाम होता है, मैनी वन का दूसरा नाम नहीं होता है ना। ऑन टू का दूसरा नाम होता है, इन टू का नहीं होता, है ना। ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव होता है, आगे बता दूंगा, और इसको फिर याद रखने का तरीका भी बता दूंगा क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है ना। एग्जाम में यदि ऑप्शन दिए आते हैं तो इसी तरह से दिए आते हैं, इंजेक्टिव होगा या नहीं होगा, सर्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। चलो ये करो सोल्व। एफ दे रखा है आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स दिस द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स बिहेव्स एज एन इंजेक्टिव, मतलब एज ए 1 1 वो बिहेव करे, उसके लिए ए की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। हमें बोला है कि जो एफ एक्स है वो क्या होगा? इंजेक्टिव है ना, ये दे रखा है ना। मतलब एफ एक्स 1 1 है, ये इन्होंने दे दिया। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसको डिफरेंशिएट करें एफ डेस एक्स तो क्या आएगा? 3x एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया जो ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तो ऑलवेज क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। और इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, लिखने को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करें तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जब उसका ए ग्रेटर देन जीरो, तो डी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। डी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। तो बी स्क्वायर 1 माइनस 4a शुड बी लेस देन जीरो। तो a शुड बी ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। a की लीस्ट वैल्यू हो जाएगी 1/4। यहाँ पे भी इक्वलिटी लगा सकते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी लगाई है ना हमने। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो पे तो डी लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4, मतलब ए की मिनिमम वैल्यू 1/4 हो जाएगी। देखो इधर एफ एक्स गिवन है तो क्या करेंगे? सबसे पहले एफ डेस एक्स निकाल लेंगे। आएगा 4a माइनस 7, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा तो 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ऑफ a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये एफ डैश एक्स आ गया। ठीक, अब एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे। तो क्योंकि हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं पता कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे यदि प्रॉपर सोल्व करना है तो अपने को। पहले मान लिया कि 4a माइनस जो 7 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो a क्या हो गया, ग्रेटर देन 7/4 आ गया। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, d लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा, 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 7 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से 4 तो कट गया, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 लेस देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे a माइनस 2 और a माइनस 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 से लेके 8 तक। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि 7/4 से बड़ा ही है, दूसरी पॉसिबिलिटी ले मान लो हम कि 4a माइनस 7 लेस देन 0 है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लेस देन 0 नेगेटिव है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, लेस देन 0 करनी पड़ेगी अपने को। तो डिनोमिनेटर डिस्क्रिमिनेंट अभी भी क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0। तो सेम प्रोसीजर तो अपने को यही फॉलो करना है, बट इसके अंदर जो a की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 2 से 8 आएगी। बट ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को। ये बोल रहा है a की वैल्यू 7/4 से छोटी होनी चाहिए, ये बोल रहा है 2 से 8 होना चाहिए। तो सेकंड केस से कोई आंसर मिलेगा नहीं अपने को। दो केसेस बनाए तो केसेस का तो यूनियन लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 से 8। तो ये हो गया 2 से 8, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10। ठीक, तो जब 1 हमें गिवन हो तो मोस्टली किसका यूज आता है, डिफरेंशिएशन का, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज में आता है। लेट द फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, देन f इज 1 और many 1। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। एफ एक्स हमें दे रखा है 2x प्लस साइन एक्स, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस कोस एक्स। ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 जा सकती है, तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब 1 हो जाएगा। बताओ x प्लस 1 प्लस एक्स, अभी हमने सोल्व कर लिया था, ये तो x प्लस 1/x, 0 से इन्फिनिटी में डोमेन भी और कोडोमेन भी इसकी 0 से इन्फिनिटी है, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स को हम वैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखोगे तो भी पता लग जाएगा कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो ये क्या आया था, 1 ही आया था ना, 1 1। ये बताओ 0 से 3, 1 से 29, एफ एक्स इज 1 और मैनी 1। देखो इधर देखो, एफ एक्स हमें दे रखा है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा। अब देखो इस तरह के एक्सप्रेशन में हमें पता ही लग जाएगा कि fx1 इक्वल टू fx2 से काम चलेगा नहीं, ग्राफ इसका बनाएंगे तो अपन खुद ही परेशान होंगे। तो एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आ गया, 6x² माइनस 36, 6 ले लिया कॉमन तो आ गया x² माइनस 5x प्लस 6, और इसके फैक्टर कर दिए तो आगे x माइनस 2 और x माइनस 3। ये है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 कितने पॉइंट पे हो रही है, 2 और 3 पे, और हमारा डोमेन क्या है, 0 से 3। क्या है, 0 से 3। तो इसका मतलब जब 0 से 3 में जाऊंगा तो यहाँ 1 और 2 इस तरह से कुछ आएगा, तो 2 पे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है।
एफ डैश एक्स मान लिया कि कहीं यहाँ वैल्यू आ रही होगी, एफ एक्स के लिए बात कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स 0 इस तरह से हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी और भी ऐसे हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज के ग्राफ बना रहा हूँ मैं ना। 2 से बाद एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ग्राफ किस तरह से बनेगा फिर, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। हमने मैक्सिमम मिनिमम तो पढ़ा नहीं है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे यदि चीज़ें आपको पता हो तो छोटी सी चीज़ है कि मैक्सिमम और मिनिमम कब आता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन यदि हम चेक करें यहाँ पे 2 और 3 से, तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे ही कुछ आएगा। ये तो बता सकते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स का साइन जब वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो पूरा पॉजिटिव होगा, 2 से 3 के बीच में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा। तो ये साइन किसका है, डी वाई बाई डी एक्स का साइन है। और जीरो किस पे हो रहा है, 2 पे जीरो हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए डी वाई बाई डी एक्स तो क्या आता है, मिनिमा या मैक्सिमा, मैक्सिमा आता है ना। तो मतलब इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा होगा, 2 पे स्लोप क्या आ रही होगी, इसकी 0 आ रही होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है। तो इसका मतलब ना तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डी वाई बाई डी एक्स कुछ इंटरवल में पॉजिटिव भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है। 1 1 कब होता है, जब ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि 0 से 3 के इंटरवल में एफ डैश एक्स ना तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना ऑलवेज नेगेटिव होगा। ना ऑलवेज पॉजिटिव ना ऑलवेज नेगेटिव, तो मतलब जो ग्राफ बनेगा क्यूबिक का वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। आगे कहीं पे भी कैसे ही जाए, पीछे कहीं पे भी जाए, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0। डी वाई बाई डी एक्स 0 का मतलब वहां पे क्या आ रहा है, वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इधर स्लोप पॉजिटिव है, इधर स्लोप नेगेटिव है। तो ये एक रफ छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, किसका, क्यूबिक का, जितना हमें चाहिए था, है ना। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, वो अपनी स्लोप को चेंज कर रहा है। पहले पॉजिटिव थी, फिर 0 होगी, फिर नेगेटिव होगी। ये सारी चीजें जब एओडी पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, वहां पे डिटेल में इन चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। क्या आंसर आया इसका, एफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, और 2x। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल 0 होगा ओनली x इक्वल टू -1 पे, तो एक पॉइंट पे 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा।